सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज पंच। मैं हूं आमना खटाना। एक तरफ IMF जायजा मिशन की आमद की लटकती तलवार है, दूसरी तरफ टैक्स हदफ पूरा ना करने वाला FBR, तीसरा बिल्डर्स एसोसिएशन की टैक्स ना लगाने की तकरार। इन सब से यूं लगता है कि हुकूमत के लिए जो आने वाले दिन हैं उसमें चैलेंजेस काफी बढ़ जाएंगे। खबरों के मुताबिक कर्ज की अगली किस्त के लिए IMF जायजा मिशन फरवरी के आखिर या मार्च का पहला हफ्ता मुतवक्के है और अब तक FBR टैक्स रेवेन्यू हदफ पूरा नहीं कर सका। फिर इसे अरबों की गाड़ियां भी चाहिए। फिर ऐसे में सेनेटर फैसल वाडा ने कायमा कमेटी में एतराज उठाकर कौम के अरबों रुपए बचा लिए, लेकिन फैसल वाडा का ये कहना है कि गाड़ियों की खरीदारी रोकने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिस पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि गाड़ियों की खरीदारी के सारे अमल को रोक दिया गया है। धमकियां देने के मामले की मैं मुकम्मल तहकीकात कराऊंगा और कमेटी को रिपोर्ट दूंगा। इन सब में हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो मामला है वो भी हल तलब है। उनकी जानिब से कहा गया कि 10 मिलियन तक घर की खरीदारी पर इस्तिस्ना दिया जाए या नहीं, क्योंकि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन वालों की तो मांग ये है कि 25 मिलियन तक इस्तिस्ना दिया जाए, जबकि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ये हद 50 मिलियन तक होनी चाहिए। अब बहुत से गंभीर मसाइल, इससे हुकूमत कैसे निपटेगी? करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, साथ ही साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर साहब, IMF का जो अगला वक्त आने वाला है, जो फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक्सपेक्टेड है या मार्च के आगाज में एक्सपेक्टेड है, अब वो जायजा वक्त होगा, तो वहां पर किस हद तक हमारी अगली किस्त पे ये मामला असरअंदाज होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 ट्रिलियन का टैक्स कैप भी है, शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है, और साथ ही साथ वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए, और दूसरा किस हद तक असरअंदाज होंगे ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना साहिबा, एक तो बात बिल्कुल अयां है कि जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में जो कमी दिखाई दे रही है, जो पाकिस्तान में इस वक्त करंट अकाउंट यानी कि जो बैरूनी खसारा है वो संभल भी गया है और इनफैक्ट सरप्लस में आ गया है, यानी कि जो हमारी इंपोर्ट है उसके एवज हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को मिलाएं तो एक सरप्लस है, प्लस फाइनेंशियल अकाउंट इसमें ऐड होता है, और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली आपके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 2 माह की इंपोर्ट पे आ गए हैं, जो 1 माह की भी इंपोर्ट पे नहीं थे जब IMF का प्रोग्राम आपका एंगेजमेंट नहीं हुई थी। सो पाकिस्तान के लिए ये पहला रिव्यू मिशन जो है ये कलीदी हैसियत रखता है। अगर आपने सीमेंट करना है इस मैक्रो स्टेबिलिटी को, पाकिस्तान में एक रिव्यू मिशन से पहले भी उन्होंने अक्टूबर-नवंबर में अपना मिशन भेजा था जिसमें उन्होंने स्टॉक टेकिंग की थी। अब जहां पे खड़े हुए हैं उसमें कई चीजें पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं, बट कई चीजों में कमजोरी भी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा ये मिशन करता क्या है, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। ये कई तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एक होते हैं इंडिकेटिव टारगेट्स, एक होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। इन सब को हम साइन करके देते हैं विद टाइमलाइंस। कुछ टाइमलाइंस थी जुलाई की, प्रायर एक्शंस किए हमने, बजट में लेकर गए। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो 6 माह है उसमें जो हमारी कमिटमेंट्स जो हमने पूरी करनी है उनके साथ, वो हमारी मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में लिखी जाती हैं। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी के 77 साल में ये 24वां प्रोग्राम एंटर किया है। 23 प्रोग्राम ऐसे थे जो हम पहले कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमने ये सारे प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं। हमने इनमें से एक वाहिद लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था जो 2013 से 16 का था, जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है। अदरवाइज बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं हम 1 या 2 या 3 ट्रांचेस लेकर पहली निकल जाते हैं। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन मेकिंग श्योर कि ये रिव्यू मिशन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में एंड हो, वरना जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये सारी बातें आमना मुझे इसलिए मालूम है कि जो 13-16 का प्रोग्राम है वो मैंने पाकिस्तान के लिए एंकर किया था उस कोर टीम में, जिसने उस 12 रिव्यूज को कंप्लीट कराया। इस दफा 6 रिव्यूज हैं क्योंकि 6 मंथली रिव्यूज हैं और दिसंबर तक के टारगेट्स देखे जाएंगे। अब हम इसका जायजा ले लेते हैं। एक तो मैं लोगों को
कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो अगर आप टाइप करें पाकिस्तान IMF जर्नी तो आपको मेरे नाम से एक पूरा इस पे एक चीज नजर आएगी। एक रिसर्च पेपर सा मैंने लिखा है, वो न्यूज अखबार में छपा भी है कि पाकिस्तान खड़ा हुआ कहां पे है इस दफा। देखिए मेरा ख्याल है कि टैक्स पे जैसे आपने कहा, हमने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कहा था, हमने ये कहा था कि हम अक्टूबर नवंबर में चारों प्रोविंसेस में एक लेजिस्लेशन लाएंगे जो ये कहेगा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो जैसे आमना का और एहतशाम का टैक्स कटता है सैलरी से, उससे मुताबिकत रखेगा। अभी पंजाब ने वो किया, आफ्टर स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का टाइम शायद गुजर गया था, फिर पेशावर ने किया, 2 प्रोविंसेस ने तो किया ही नहीं है। सो आप 1 जनवरी से उसको लागू करना था, वो हम नहीं कर पाए। इसी तरह 380 अरब के करीब हमारा जो शॉर्टफॉल है वो FBR में एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप इन 2 चीजों को लेकर चलें तो इन पे जरूर बातचीत होगी। अच्छा, कि क्यों नहीं है पूरा FBR की अक्सर इनकॉम्पिटेंस पे बात होती है एहतशाम साहब, उस पर ये कहा जाता है कि जो टैक्स पॉलिसी है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उसको FBR से अलग कर दिया जाएगा ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो और वो टैक्स कलेक्शन जो है वो अचीव कर सकें जो टारगेट उनको गिवन दिया जाएगा। आप समझते हैं टैक्स पॉलिसी से इसको अलग करने से कुछ मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? इससे होगा क्या? आमना देखिए, दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शन। ये एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा टैक्स पॉलिसी को और दूसरा अल्लाह भला करे ऑपरेशनल फंक्शन जो है इसके FBR के, इनको लैदा करना था। जिस तरह हमें बताया गया, आपको बताया गया, उस तरह से नहीं हो रहा। अब इसमें कितना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कसूर है, FBR और कितना कसूर है, ये डॉक्टर साहब से भी आप पूछ लीजिएगा। लेकिन आमना मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है ना, देखिए हमारी पूरी इकॉनमी इस वक्त रिवॉल्व कर रही है IMF के गर्द। अभी आप देख लें, तनख्वाहें बढ़ानी है, वो कहते जी IMF से पूछेंगे। बिजली का बिल कम करना है, IMF से पूछेंगे। ये जी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन देना है टैक्स पेयर को और ख़ास तौर पे सैलरी क्लास को, वो कहते हैं जी अगले साल IMF से पूछ के करेंगे। तो बाकायदा हॉस्टेज बन गए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि देखिए डे 1 से डॉक्टर साहब हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। देखिए एक चीज़ है जिसको बार बार कहा जा रहा है, IMF के प्रोग्राम में इतने प्रोग्राम का जिक्र किया। 2008 का जो पीपल्स पार्टी ने प्रोग्राम दिया था वो सबसे बड़ा प्रोग्राम था, वो $11 बिलियन का था, लेकिन वो क्लैप्स हो गया। तकरीबन $6-6.5 बिलियन दिया, वो शराइत पूरी नहीं की, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब सवाल ये कि इसका तरीका कार क्या है। किसी जगह पे तो, कई जगहों पे तो मैं कहता हूँ IMF का कहना बिल्कुल ठीक है कि भाई आपके वसाइल जितने हैं उसी हिसाब से आप खर्च करें। भाई क्या वजह है कि सारी दुनिया ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, हमने कहा कि जी 9 ट्रिलियन रुपीस का पिछले साल हदफ था, आपने क्यों 40% बढ़ा के ये रेवेन्यू का आपने 13 ट्रिलियन कर दिया। लोग कहते हैं ये अनरियलिस्टिक था, अभी भी है। इन्होंने कोशिश की डाउनवर्ड रिवीजन करवाने की, वो बात नहीं बनी। IMF तुला हुआ कि आप ये करें। अच्छा चलें, आपने कुछ चीज़ें जो कह दी हैं करने के लिए। अब मसला ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं आमना कि ये 1 करोड़ जो है ना अपने हमारे तादाद है इनकी फाइलर की, लेकिन पिछले साल लोगों ने जिन्होंने टैक्स फाइल किया वो 40 लाख है। 60 लाख लोग जिन्होंने नील फाइल किया, कोई उनके पूछने वाला नहीं। IMF का सबसे बड़ा हदफ इस वक्त आमना जब आएंगे, ये अब 14 मार्च को ये शेड्यूल है उनसे बातचीत, उसमें उन्होंने ये सीधी बात करनी है कि जी ये रिटेलर पे जो सेल टैक्स लगना था और जिस अंदाज में इसमें कमी आ रही है, ये क्यों नहीं हुआ। जो अहदाफ आपको दिए गए थे पूरे नहीं किए। बाकी तो डिटेल है वो आपका, जी एनर्जी सेक्टर में आप जब बुरहान चल रहा है उसने आपने रिफॉर्म नहीं की, प्राइवेटाइजेशन नहीं की और बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ा मसला आमना यही कि FBR को आपने कैसे, ये 10% टैक्स टू GDP रेशो इस वक्त है हमारा। हम एक मुद्दत से सुन रहे हैं जी 13% पे 17% करेंगे भारत में, हालांकि 17-18%। अच्छा, FBR के भी नहीं जा रहे, उसकी बुनियादी वजह अपने मसाइल मौजूद हैं। इस पर भी डॉक्टर साहब का भी कमेंट लेते हैं। FBR डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि जब फैसिलिटेट, जब हम नॉन फाइलर्स के पीछे जाना चाहते हैं, वहाँ पर जो गाड़ियों वाला मामला उन्होंने रखा, अब गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया क्योंकि उस पर शोर बड़ा मचा है। फैसल वाडा साहब ने भी कहा, तो ये इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। ये ठीक है मसला, क्योंकि वो कह रहे हैं, फैसल वाडा कह रहे हैं कि अरबों रुपये बचा लिए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी गाड़ियों की। 1180 अब कर दी थी तादाद, पहले 1110 की गई थी, लेकिन उसके बाद 1080 कर दी हैं। अब ये जो गाड़ियां हैं, ये अगर हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो FBR अपने काम कैसे करेगी? तो देखिए, इससे पहले जो एहतिशाम साहब फरमा रहे थे, रिटेल और होलसेल सेक्टर 19-20% है इकोनॉमी का, और हमने IMF के साथ कहा कि हम ताजिर दोस्त स्कीम के थ्रू इजरा करेंगे ऐसी स्कीम का जब इनको रजिस्टर करें। 36 लाख पाकिस्तान में होलसेलर और रिटेलर है। आप हैरान होंगे दोनों अगर मैं ये कहूं कि 10% जो है वो रजिस्टर्ड है, बाकी रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या किसी से गिला करना जब अपना घर हम खुद ही नहीं ठीक कर पाते। जब हमारे ये दोस्त, मैं 2 दफा फाइनेंस की टेबल पे था,
हुकूमतों ने कोशिश की इन पर टैक्स लगाने की, एंड इट हैड टू बी टेकन बैक। अब अगर इस तरह पाकिस्तान को हम चलाना चाहते हैं कि हमारे वो दोस्त जो इन रिटेल होलसेल एक एरिया और दूसरा एरिया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और तीसरा एरिया प्रॉपर्टी, अगर ये इस नेट में नहीं आना चाहते तो फिर एहतशाम साहब की सैलरी पर ही 40% टैक्स लगेगा ना, फिर और कहां से लाएंगे? फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कि 12-13% है वही 30-35% मुल्क के हुजम का टैक्स का देगी। ये कैसे चलेगा मुल्क? IMF और नो IMF। फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कहते नहीं है कि बड़ी कंपनियां 3400 बिलियन रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं। अब उनके खिलाफ जब आप कार्रवाइयां नहीं करेंगे तो फिर सैलरीड क्लास को फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम नाखुश हैं कि हम उन पर बोझ बढ़ा रहे हैं। So it's the easiest because जहां डायरेक्ट टैक्सेशन कटौती हो सके आपको आपका इनकम देने से पहले, वो सबसे आसान है। जो सेल्स टैक्स फ्रॉड जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये भी बड़े अरसे से चल रहा है, इस पे कुछ सदाकत भी होगी। आई डोंट थिंक कि शायद 3400 अरब के फिगर होंगे, बट सदाकत भी होगी। उसमें से जो आइडेंटिफाइड था, अथॉरिटीज ने ये कहा वो 200-250 अरब ही था, बाकी उन्होंने सोचा जरूर है। आई एम श्योर कि अगर पूरा सही है तो वी मस्ट गो आफ्टर देम। अब मैं एक और बात आपको कहूं, एक IMF के साथ आपने कहा हम 50 अरब रुपया ले आएंगे। कहां से हम 50 अरब रुपया ले आएंगे? ताजिर दोस्त स्कीम या सेल्स टैक्स और जो हम रजिस्टर करेंगे लोग उनसे, और इस नई उसके तहत 50 अरब रुपया ले आएंगे और पहले क्वार्टर और पहले 6 माह का एक टारगेट तय किया। आप अश्योर्ड होंगे वो टारगेट जो है वो चंद 100 मिलियन हुआ और वो टारगेट जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो बहुत सी चीजों पे IMF से बात होगी, कुछ स्टेट बैंक के अहदाफ हैं उन पे बात होगी। डॉक्टर साहब ये बार-बार किसी जगह पे डॉक्टर साहब एक सेकंड एहतशाम साहब की मैं एक बात का जवाब दूं। इसका FBR का जी एहतशाम साहब ने कहा कि 13,000 का क्यों टारगेट तय किया। सही कह रहे हैं। देखिए, IMF इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन, इसको समझने की कोशिश करें। जब IMF के साथ मैं निगोशिएट करता था, आपको अपना होमवर्क करना है। IMF के साथ आपने बताना है कि क्यों नहीं 40% आप लाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन और जो ग्रोथ है उसको मिलाकर ऑटोनमस ग्रोथ जो है वो उतनी आ नहीं रही कि उसके ऊपर इतनी पॉलिसीज का इजरा किया जाए। 1500-1800 अरब के टैक्स लगे थे, उन्होंने 13,000 अरब का टारगेट पूरा नहीं करना था। एक जेन्युइन जो मसला है, मेरा ख्याल है FBR का एक जेन्युइन मसला भी है, मेरा ख्याल है उसको भी एड्रेस होना चाहिए। देखें, अब ये एपिलेट ट्रिब्यूनल में जो लिटिगेशन में 4.2 ट्रिलियन रुपए का पैसा जो है ना वो फंसा हुआ है उनका, वो जो अदालतें फैसला नहीं कर रही हैं। 58,000 केसेस हैं डॉक्टर साहब, ये क्यों नहीं थे? मतलब ये अगर थोड़ी सी अदालतें हमारी कंसिडरेट हो जाएं कि भी इनके फैसले जल्दी जल्दी कराएं। 58,000 केसेस, 4.2 ट्रिलियन रुपया फंसा हुआ है, ये कहीं उनको मिल जाए तो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। आपका क्या ख्याल है? जी, सो देयर आर 2 साइड्स टू दिस। हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं ना एहतशाम भाई। एक तो यह है कि जब आप इनको वाकई जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये जो 4,000 अरब, या ये मैं एहतशाम भाई इन दी गवर्नमेंट बड़े अरसे से सुनता हूं, कभी 2,000 का फिगर आता, फिर बढ़ बढ़ के अब वो 4,000 हो गया। ठीक, एक तो यह है कि बहुत सी डिमांड ऐसी क्रिएट कर दी जाती है जो एक्चुअल नहीं होती। जब हम एक्चुअल जाकर इनको करेंगे ना एहतशाम साहब, बिकॉज मतलब मैंने फाइनेंस में भी काम किया और मैं दुनिया में काम करता हूं, तो ये कंट्रीज क्रिएट कर देती हैं, निकलेगा इसमें से बहुत कम। बट दूसरा रुख ये है कि अगर 58,000 केसेस हैं तो चाहिए इनको जो अदालतें हैं उनको फौरी तौर पर खत्म करें, ताकि उसमें से 1,000 अरब भी निकलना है तो वो निकल आए। एक और चीज आपके सामने रखूं, आप हैरान हो जाएंगे। जी। ये लॉ है कि अगर 6 महीने फैसला ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ऑटोमेटिकली स्टेज इवैक्यूएटेड। वो कहां गया वो लॉ? ये बिल्कुल बातें सही है, यही तो काम है। एक बात आना डॉक्टर साहब की बड़ी सही है कि IMF के साथ हम कैसे निगोशिएट करते हैं। देखिए, IMF के साथ अगर ये प्रोग्राम बेहतर तरीके से निगोशिएट किया जाता तो शायद हमें कुछ कंसेशन मिल सकती थी। अभी 2013 में हम ना देखें, जो PMLN की हुकूमत थी उसको 12 वेवर दिए थे। मुझे याद है वो उस तक सूरत हाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ठीक नहीं थी, तो IMF वाले आते थे वहाँ दुबई में, तो वहाँ 12 वेवर दे दिए गए। टैक्स का हदफ नहीं पूरा हुआ। चलें, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। अनदर स्टोरी आफ्टर द ब्रेक। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे विद अ न्यू गेस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मुल्क को जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात ही इससे निकलने का बेहतरीन नुस्खा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
एक बार फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपना काम मुकम्मल कर ले। 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 और 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासत में उठना बैठना चलता रहता है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं से मामूल की मुलाकात हुई है उनकी, ऐसे में देखना यह है कि पीटीआई के मुज़ाकरात की तरफ लौटने का कोई चांस है या नहीं, और क्या इसकी ग्रैंड अलायंस की कोशिश कामयाब होगी, भी हमने देखना होगा। इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। एहतशाम साहब हमारे साथ ही हैं, साथ ही साथ हमें चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान और तज्जिया भी अपना पेश करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे उनसे। आगाज़ करूंगी मैं आपसे एहतशाम साहब, ये अभी जो मामला चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑफर रखी है दोबारा से मुज़ाकरात को रिवाइव करने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया पीटीआई की जानिब से। वो कह रहे हैं वो संजीदा नहीं है। आप हाउस कमेटी बनाने की बात करें, जब हम आपको कह रहे हैं कि जुडिशल कमेटी बना दें, उस पर आप बात नहीं सुन रहे, उस पर जवाब भी नहीं आ रहा, तो ये संजीदा नहीं है बेसिकली मुज़ाकरात के लिए। पीटीआई का ये कंसर्न है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ना दोनों तरफ से जिसको कहना चाहिए कि सख्त शराइत के साथ बातचीत हो रही है। आप एक पॉइंट तो लूज़ कर दिया पीटीआई ने कि जो 27 तारीख को मुलाकात होनी थी उसमें नहीं गए। आप उन्होंने सुन्नी पे था कि आके उनको कहते ब्लफ कॉल कर देते उनका कि जी ठीक है, आपने काम नहीं किए, आपने हमारी बात नहीं सुनी, लिहाजा हम बात नहीं करते आपसे बातचीत, कमीशन नहीं आपने बनाया। देखिए, हम ना देखें इस हवाले से जुडिशल कमीशन के हवाले से अगर आप प्राइवेटली बात करें पीटीआई के लोगों से, वो इस लीगल नुक्ते को समझते हैं कि जी देखें, ये जिस तरीके से 26 शहरों पे 9 मई को हमले किए गए ऑर्गेनाइज तरीके से, उसके लिए बाकायदा FIR दर्ज की गई, लोगों को गिरफ्तारियाँ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रोसिक्यूशन उस पर हुई, बहुत सारे लोगों को सजाएँ हुई, मिलिट्री कोर्ट से हुई, फिर कईयों की माफ़ी कर दी गई। लिहाजा वो केस रजिस्टर्ड हैं, वो FIR दर्ज हैं। लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बगैर आप कमीशन बना दें। चलें फ़र्ज़ करें अगर ये बात भी हुकूमत मान लेती, कंसीड कर देती, लेकिन आप वहाँ जाते तो सही, बैठ के बात तो करते। लेकिन आमना मेरी खबर ये है, मेरी इत्तला ये है कि ये डिसएंगेज सिर्फ हुकूमत से हुए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके राब्ते उसी तरह ही हैं, कॉल ऑफ नहीं किया और उनके साथ एंगेजमेंट की पॉलिसी वैसे ही चल रही है। और कहीं ना कहीं उनको नज़र आ रहा है कि हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, बैकडोर उनसे बातचीत, उनका सिलसिला जारी है, वो चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि जो रिलीफ इन्होंने लेना है, हुकूमत से लेना है, वो नहीं ले पाएंगे, ये उनकी मैं समझता हूँ कि नाइली होगी। इस पर वैसे कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अब्दुल्ला साहब को भी इंगेज करते हैं, इस पे कमेंट भी कर रहे हैं कि ये राब्ता कमेटी का काम कर रही है। जी हमने एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें जो बड़ी बात है, आपने ग्रैंड अलाइस की भी बात की थी। ग्रैंड अलाइस के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान, मेरी कल उनके एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से बात हुई जो मौलाना के बड़े करीब हैं। वो कहते हैं कि जी मैं क्यों इनके साथ दूं और मुझे क्या मिलेगा अल्टीमेटली। अगर फ़र्ज़ करें कोई तहरीक ग्रैंड अलाइंस के नतीजे में कामयाब हो जाती है तो वो उसका जिसको कहते हैं बेनिफिशरी तो पीटीआई होगी। दूसरा वो कहते हैं कि जी जब तक इमरान खान साहब मुझे तहरीरी तौर पर लिख के ही नहीं देते कि हमारे साथ जो बातचीत होगी, मसलन वो कहते हैं कि मुझे पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट ने मिल के अपना केपी से और बेसिकली उनकी जानिब से भी एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जा रहा है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ये वो मतलब इस तरह हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। आई विल गेट बैक टू यू अब्दुल्ला साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं वो दोनों ही फरीकैन लग रहा है जैसे जो कमेटी हम देख रहे थे, मुज़ाकराती कमेटी, उसको संजीदा ले नहीं रहे थे। एक जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये मुज़ाकरात की जगह मज़ाकरात करने आते हैं, और दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि ये भी संजीदा नहीं है, ये राब्ता कमेटी का काम कर रहे हैं। सो बेसिकली दोनों ही मुज़ाकरात को लेकर आप समझते हैं कि संजीदा नहीं, इसलिए कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आमना बीबी, पहली बात यह है कि मुज़ाकरात तो मैंने ही कहा था सबसे पहले, और मैंने पहले भी यही कहा था पहले दिन कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी बात कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पीटीआई और हुकूमत दोनों ही वक्त गुजार रहे थे, टाइम बाय कर रहे थे, और हुकूमत इसलिए कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन थे और उसके बाद फिर उन्होंने हलफ बर्दारी थी, और हलफ बर्दारी के ऊपर कोई पाकिस्तान मुखालफत जो है वो उस अंदाज के अंदर अगर हो जाती वहाँ, तो एक बदमज़गी, एक बैड टेस्ट जो है वो आता, जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने कामयाबी से मेरे ख्याल में वो टाइम गुजार लिया। दूसरी जानिब पीटीआई जो है वो आपको मालूम है कि वो उनका प्रॉब्लम यह है कि वो एक बयानिया बनाते हैं और फिर उसको इतना ज़्यादा बोला जाता है और इतनी हाइप क्रिएट की जाती है कि उनके वर्कर्स को उसके ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है।
हद तक के एक नया बयानिया सामने नहीं आ जाता। इसलिए पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि वो यही मुज़ाकरात पे रखते। लेकिन मुज़ाकरात के तो उसी दिन जो है वो सारा मामला ख़राब हो जाता है जिस दिन वो ये कहते हैं कि जनाब वो लोग जो आप 26 नवंबर को या 9 मई को आपने जो हज़ारों लोगों को मरवा दिया, ज़रा नादरा के मुताबिक उनकी लिस्टें प्रोवाइड कर दें। और अगर वो लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे तो जाहिर है हुकूमत जो है वो वन अप हो जाएगी और पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, जो कि हकीकत है। क्योंकि टीवी तो सब जानता है, आपने बोलने सबने दिखाया है, हर जगह दिखाया है कि कितने लोग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। अब इसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से बहुत सारी बातें आई कि बाइडन जाते जाते कुछ ऐसा कर जाएंगे, कोई इमरान खान साहब की जो रिहाई का बंदोबस्त हो जाएगा, कोई पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। असद कैसर साहब तो 31 दिसंबर 2024 को भी ये कह चुके थे कि उनकी हुकूमत आ चुकी होगी, लेकिन वो तो बात खत्म हो गई, 2025 हो गया। बहरहाल मकसद अब यहाँ यह है, बड़ा गौर तलब बात है, अमेरिका को इस खित्ते में अब पाकिस्तान से मदद के बगैर वो अपना अफगानिस्तान से असला जिसकी कीमत 7 से 10 बिलियन डॉलर बताई जाती है वो वापस नहीं ले जा सकता। यानी अमेरिका को फिर एक बार जरूरत पड़ी है पाकिस्तान की। जी, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है और उसके लिए अभी जो हालिया जो वक्त आया, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उन्होंने चंद मस्बत बातें बताई, जिसमें से एक तो ये कहा कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ मामलात हैं उनमें बेहतरी लानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी को जस्टिफाई किया और बाइडन साहब की इंतजामिया के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उन्होंने पसे पुष्ट डाला। तीसरी जानिब जो है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की। अब ये तमाम बातें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को जो है जाहिर है ये प्रॉब्लम दे रही हैं। इस पे भी हम देख रहे हैं कि वो बड़ी इसको कंट्रोवर्शियल भी कंट्रोवर्शियली इसको डिस्कस किया जा रहा है। अगर बिल्कुल, लेकिन ये तो आने वाले दिन बताएंगे ना कि ये इन्वेस्टमेंट। आखिरी जुमला जी अब्दुल्ला, नहीं मैं आखिरी जुमला एक मुकम्मल करने की इजाजत दे दें आप। आखिरी जुमला यह है कि इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एजिटेशन की सियासत होगी, और अगर वो होगी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तब्दीली आएगी, उसके नतीजे के अंदर तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया की तवज्जो एक दफा फिर अपनी तरफ मबजूल कराने की कोशिश करेगी। ये है उनकी अब की सोच। ठीक, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। आप हुकूमती कमेटी बनाए, आप जुडिशल कमीशन बनाए, आप जो मर्जी करें, वो चाहते ही नहीं है मुज़ाकरात। आपको किसने बताया कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं? मुज़ाकरात की शक्ल में तो मामला सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, जबकि वो अनसेटल करना चाहते हैं चीजों को। एहतिशाम साहब इसको जानते हैं, इस बात को बहुत। एक चीज बताइएगा, फिर मैं एहतिशाम साहब की जानिब बढ़ूंगी, शॉर्टली बताइएगा इस पे आपका टेक कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अलायंस अगर बनता है, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कोई नतीजा निकलेगा इसका? अननेचुरल अलायंस है, नहीं बन सकता, ये सब गलत है, ये मुमकिन नहीं है। देखें, नेचुरल अलायंस, पहली बात है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो शर्त रखी है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर वहां या कहीं भी नजर नहीं आएंगे, नंबर 1, और उस पर काम शुरू हो गया वायदे में। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर के साथ साथ मौलाना को अपना शेयर चाहिए है। क्या वो दे सकेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? तो नहीं दे सकेंगे। और फिर बलूचिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट से उनको शेयर चाहिए। इस टाइम पे हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत किस अंदाज में बैठी है, किसके कंधों पे बैठी है, वो आप और मैं दोनों जानते हैं। इसलिए बलूचिस्तान और केपी दो इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर फिलहाल मौलाना इसमें नहीं हो सकता अननेचुरल अलायंस। आप समझते हैं एहतिशाम साहब, ये 8 फरवरी के जो जलसे का पीटीआई ऐलान कर रही है, अब हम जानते हैं कि पंजाब हुकूमत का बड़ा स्टॉन्च किस्म का स्टांस है पीटीआई की जानिब। तो एक तो इजाजत को लेके क्या मामला होंगे, और फिर अगर जलसा होता है उसमें भी फिर आप देख रहे हैं कि वो जैसे अभी माजी में सूरत हाल रही कि बड़े वहाँ पे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं और फिर मुश्किलात होती हैं, फिर उसकी वजह से एक बदमज़गी का माहौल पैदा होता है और फिर ये जो बातचीत का रास्ता है वो फिर उसमें एक डिले आ जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं 8 फरवरी के जलसे को आप? देखिए, हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि इवेंचुअली पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि जी सड़कों को फिर गरमाया जाएगा और लोगों को वहाँ ले जाने की बात होगी। यही वजह है कि केपी की आपने देखा सदारत ले दी गई है पार्टी की और जुनैद अकबर साहब को ले आए हैं, जो कहते हैं कि जी होम्योपैथी
जो क़यादत थी हमने उसको बदल दिया। शदीद तरीन इख्तलाफात हैं उस ग्रुप के, और जो आपने देखा आतिफ खान ग्रुप के आदमी है वो एक तरफ आ गए, अब काबीना में भी तब्दीली आएगी। देखिए सवाल ये है कि 8 फरवरी को क्या होगा। देखिए बाज़ार लग रहा है कि जलसे की इजाज़त तो शायद नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्या होगा, लेकिन तैयारी इत्तलात ये हैं कि सवाबी में 8 फरवरी को जलसा करना। और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि जी हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। देखिए ये वो बात है कि जिसको आप कहते हैं कि दूसरे फरीक को तपाने वाली बात है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद इतनी आसानी से सब कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन आमना मैं आपको एक बात बता दूं, ये ज़हन में रखिएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जुनैद अकबर साहब को मिली है, साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत PTI की क़यादत भी KP में मिल गई। आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कितना रजिस्ट किया था शेख वकास अकरम को, उससे पहले अफजल मरवत साहब को, अली शेर अफजल मरवत को बनाने की बात हुई, नहीं माने गए। अब आप देखें कि इनका नाम हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लोगों ने प्रपोज किया और ये बन गए। लिहाजा कहीं नहीं कि आप इसको इस अंदाज में देखें वो किस हद तक आगे जा सकते हैं, वो कितने इंडिपेंडेंट हो गए, कितने कंप्रोमाइज़ हैं। अगरचे देखना चाहिए कि बड़ी फ़िलहाल तो शायद कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी जद्दोजहद भी है और PTI लीडर के बड़े लॉयल भी हैं। अब सवाल यह है कि जी 8 फरवरी के बाद क्या होगा। मुझे लगता है आमना कि इस हवाले से हुकूमत जो है ना वो डेफिनेटली बिल्कुल तैयार है कि अब ये मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगर वो हम ये कहना चाहते हैं कि जी हम सड़कों पे आके अपने मुतालबात मनवाएंगे, तो मेरा ख्याल है आमना ये नहीं बात बनेगी। अल्लाह ना करे फिर वायलेंस होगा, ये वायलेंस की तरफ जाएंगे, फिर मारपीट होगी। बेहतरीन तरीका हर आदमी उनको कह रहा है प्राइवेटली। आखिरी बात आमना वो ये कह रहे हैं, आज भी PTI के लोगों से मिलने के बानी नहीं मानता। हम भी कहते हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता ही लेके मुज़ाकरात के रास्ते से ही आपने हल निकालना है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। हमारे सेगमेंट के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक अहम स्टोरी विद द न्यू गेस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। कहा कि कराची की इंडस्ट्री को तबाह करने का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, जिनके पास किसी मसले का कोई जवाब नहीं, और जवाब तो महंगी बिजली का भी नहीं, जिसके खिलाफ जमात इस्लामी ने पहले भी धरना दिया और अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि वो सड़कों पर है। कराची में 14 मकामात पर मुजाहरे किए गए। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा है कि IPPs मुआहदों पर नजरसानी से होने वाली 1100 अरब की बचत का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल किया जाए। अब मुल्क भर की तरह कराची के अवाम भी सड़कों पर हैं, इस हवाले से ये बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सनतें बहरान का शिकार है। इसी पर बात करने के लिए क्या मामला किस जानिब जाएंगे, कैसे इसका हल निकाला जा सकता है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोनम जफ़र, अमीर जमात इस्लामी कराची। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि जो अब इस बार जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करने जा रही है, क्या मुख्तलिफ होगा, नतीजा कैसे निकलेगा? क्योंकि हम पहले भी देखते रहे हैं, माजी में भी आप आवाज़ उठाते रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि चलें उसका आउटकम ये निकला कि IPPs के साथ बातचीत हुई, जिस पर वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं कि जी अब तक 28 IPP से बात हो चुकी है और कौमी ख़जाने को 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत भी हुई है उससे। तो इसके अलावा अब वो ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल में मज़ीद बिजली जो है वो सस्ती की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं जो दावे हैं ये पूरे होंगे, और आप किस तरह से इसको नतीजा खेज बनाएंगे प्रोटेस्ट में? हुक्मरान आज से साल भर पहले इस मौजू पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। IPPs के मौजू पर जब बात की जाती थी तो वो कहते थे कि IPPs से बात करने के नतीजे में जो ऐसे हमारी IPPs हैं कि जो बैरून ममालिक के लोगों ने लगाई हैं उसके नतीजे में मसाइल पैदा होंगे। आज वही हुक्मरान कह रहे हैं कि हमें इसके IPPs से नेगोशिएशन करने के नतीजे में 1.4 ट्रिलियन रुपीस का फ़ायदा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि हम इसको क्या समझें। ये तो हुक्मरानों का मुनाफकाना तर्ज़ अमल है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान मुनाफकाना तर्ज़ अमल जो है इख्तियार करते हैं। एक जानिब इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती और इनके प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं होते, और दूसरी जानिब ये आवाम पर बिजली के बम बरसाते हैं। यही वजह है कि कराची में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा माफिया अगर कोई है तो के इलेक्ट्रिक है, और ख़ुद अब तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, वज़ीर तवानाई ये बात कहते हैं कि कराची की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। कराची की इंडस्ट्री अगर तबाह हुई है तो उसमें के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा माफिया है कि जिस महंगी बिजली होने के नतीजे के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं।
जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो के इलेक्ट्रिक को क्यों सपोर्ट की जा रही है? और ये सपोर्ट जब ये सारे मामला चल रहे हैं और के इलेक्ट्रिक एक माफिया का तर्ज इख्तियार कर चुका है। ये के इलेक्ट्रिक माफिया कैसे बना, किसकी बैक हासिल है जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि जी ये बेलगाम घोड़ा बन चुका है? के इलेक्ट्रिक माफिया इस तरह बना कि हुकूमत नेपरा और के इलेक्ट्रिक का एक शैतानी इत्तेहाद है। यही इत्तेहाद के इलेक्ट्रिक को मजबूत करता है और इसी इत्तेहाद की मजबूती है कि पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की गई 2005 में। उसके बाद असर-ए-नौ एक नया मुआहिदा किया गया सन 2008 में और उस मुआहिदे करने वालों में जो लोग शामिल थे, आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में हुकूमत में थी और MKM उसकी शराकतदार थी। इन्होंने औने पौने खंभों की कीमत के एवज ये कौमी इदारा जो है वो बेच दिया। ये इतना हसास इदारा था, इस इदारे को बेच दिया गया और वो के इलेक्ट्रिक के जिसको सरकार निष्कारी के वक्त, जब निष्कारी से पहले 1.4 अरब रुपए सब्सिडी देती थी, आज वो के इलेक्ट्रिक 174 अरब रुपए उसको हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि पिछले 19 बरस में 1.4 अरब से 174 अरब रुपए सब्सिडी पहुंच गई है। तो ये तो नवाजने का एक सिलसिला है। जो इसके सार्फिन हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, वो 18 लाख से 38 लाख हो गए हैं जी। लेकिन इसकी जनरेशन में 20% कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह इसके बोसीदा प्लांट हैं, जो प्लांट चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है नहीं। जो तांबे के तार थे वो बेच खाए गए, तो ये तो तांबा भी बेच के खा गए, सार्फिन की तादाद बढ़ गई, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो है वो जनरेशन हो नहीं रही। तो ऐसे इदारे के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे इदारे को सपोर्ट करने के बजाय लोगों को इस बात के मौके देना चाहिए मार्केट के अंदर कि दीगर इदारे भी आएं की जो हम देख रहे हैं कि जो मामला है, आप समझ रहे हैं कि आएंगे तो उसके नतीजे में कंपटीशन पैदा होगा। इनका एहतसाब होगा आने वाले दिनों में, अगर हम जिस तरह से हम आवाज बुलंद भी कर रहे हैं इस हवाले से। और साथ ही साथ ये जो अब देख रहे हैं कि बिजली की जो दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, IPPs थी जी जी सर, बिजली की जो दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि हर कर रही है ना हुकूमत जी माहाना गर्दिशी कर्जों में ये 50 बिलियन रुपए का इजाफा कर रही है ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसकी वजह से हम सब पर बोझ पड़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमती इदारे बर वक्त बिल अदा नहीं करते। सबसे बड़ा सर्कुलर डेट का ये 28 जी मुनम साहब, भाई ये हुकूमती इदारा ही था ना, हुकूमती तहवील में था के इलेक्ट्रिक हुकूमती तहवील में था। और इसका रिकॉर्ड बताता है कि 1996 तक इसने 5 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत को कमा कर दिए हैं। 1996 तक 5 अरब रुपए कमा कर दिए हैं। आपने 2005 में इसकी निष्कारी कर दी और मैंने आपको बताया कि किस तरह निष्कारी के बाद खंभों के एवज इस कौमी इदारे की इमलाक को बेच दिया गया, इसकी ज़मीनों का सौदा कर दिया गया। और हम तो ये बात जब कह रहे हैं तो आपके सामने है कि IPPs 28 IPPs ऐसी हैं कि जिनके साथ नेगोशिएशन हुआ, इसके नतीजे के अंदर 1.4 ट्रिलियन रुपीस का फ़ायदा हुआ, लेकिन ये फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कहीं, ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं हो रहा। और ये जो कह रहे हैं हुकूमत बिजली के बिल कम नहीं होते, अप्रैल में नुमाया कमी की जाएगी बिजली के बिलों में, आप समझते हैं कि ये अप्रैल में जो नुमाया कमी की बातें हुकूमती वजीरों की जानिब से की जा रही है, ये सारे झूठे दावे हैं इनके। ये पहले भी वादे करते रहे हैं, वो 1 साल गुजर गया, 8 फरवरी को 1 साल। इस बार तो वजीर आज़म खुद कह रहे हैं ना कि अप्रैल में बिजली 300 यूनिट फ्री करने का दावा किया था। तो जो बात कर रहे थे आज वो सदर, माशाल्लाह उनके वालिद साहब सदर बन गए हैं मुल्क के, बिलावल भुट्टो साहब के, और इनकी भतीजी वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। लेकिन बताएं ना कि 1 साल गुजरने के बाद ना मरियम नवाज साहिबा इस बात का जवाब दे सकती हैं कि उन्होंने कहा था 200 यूनिट फ्री होंगे, बिलावल साहब ने कहा था 300 यूनिट फ्री होंगे। तो इनके वादों पर तो एतमाद नहीं किया जा सकता। ये झूठ बोलते हैं अपने लिए, इनकी सारी आसाइशें, सारे प्रोटोकॉल्स ये अपने लिए हैं। आप देखिए तनख्वाहें 140% तनख्वाहें बढ़ी हैं और पंजाब असेंबली में तो माशाल्लाह वज़रा की तनख्वाहें 1 लाख से 9,60,000 रुपये कर दी गई। इसके लिए ये सब लोग एक साथ थे। उसमें PTI भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है,
ये सारे लोग एक साथ होते हैं। सर, अब आपकी प्रोटेस्ट के हवाले से लाया अमल जाने की कोशिश में 5,18,000 रुपए अभी करूंगी कि आपका जो प्रोटेस्ट है इसको कामयाब बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके सही मानों में? देखिए, हिकमत अमली ये है कि आज पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज जारी है और हमने आवाम से अपील की है पूरे पाकिस्तान में कि आप सड़कों पर आइए। पुरअमन एहतजाज हमारा पुरअमन जमहूरी हक है, हम उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। हुक्मरानों को आईना दिखाते रहेंगे कि आपकी हरकतों के नतीजे के अंदर आज लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, लोग अपने घरों का सामान बेचने में मजबूर हैं। आपके झूठे वादे ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन आवाम की कमर तोड़ के रख दी है आपने जी। तो हम ये बात भी करेंगे। दूसरी बात ये कि कराची के अंदर तो के इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा माफिया है। हम ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, NTDC से इसको डायरेक्ट इसकी जो है ट्रांसमिशन NTDC से होना चाहिए। आप देखें नवंबर के महीने में 1600 मेगावाट NTDC से हुई तो उसके नतीजे में 4.7 रुपये फी यूनिट का फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा शायद आने वाले दिनों में कराची के शहरियों को मुंतकिल हो। तो डायरेक्ट NTDC से अगर कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक से जान छूट जाए तो उसके नतीजे के अंदर कराची के शहरियों को सस्ती बिजली मिलेगी। राइट, ठीक है, थैंक यू। जो प्लांट कराची के अंदर मौजूद हैं, जो एटमी प्लांट है जिसके जरिए कराची को आज भी 1100 मेगावाट बिजली दी जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मोनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमीर जमात इस हवाले से बात कर रहे थे। जमात से इस्लामी का जो एहतजाज है बिजली सस्ती करने के हवाले से, वो हमने देखा कि मुल्क गिरे एहतजाज की कॉल और इस हवाले से जो आज प्रोटेस्ट भी हुए इस पर वो बात कर रहे थे। और नाजरीन, जाते जाते एक और अहम मामले की जानिब हम बात करेंगे। अमेरिका में फौजी हेलीकॉप्टर और मुसाफिर तैयारे का तसादुम एक हादसा नहीं, कयामत थी। एक पल में दर्जनों जिंदगियां एक अलमी में सिमट गईं। वाशिंगटन की फ़ज़ा में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर टकराए तो नतीजा तबाही, बर्बादी और इंसानी जानों के ज़िया की सूरत में निकला। जाने वाले चले गए, अब पीछे रह गई हैं तो वो चीखें जो अब सिर्फ खामोशी में गूंजेंगी। इस हादसे को 9/11 के बाद अमरीकी तारीख का बदतरीन हादसा कहा जा रहा है, जो रेगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। तैयारे में 64 मुसाफिर और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे। सबके सब जान से गए। इस तैयारे में एक पाकिस्तानी खातून भी शामिल थी, जिन्होंने शोहर को पैगाम भेजा कि उनका तैयारा लैंड करने वाला है। लेकिन फिर जिंदगी का राब्ता कट गया। दरिया से लाशें निकाली जा रही हैं। ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, मगर सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया कहता है कि एयर कंट्रोलर ने खबरदार किया, मगर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये इंसानी गलती थी या फिर तकनीकी खराबी? तहकीकात होंगी, लेकिन इन 67 जीते जागते इंसान अब ये वापस नहीं आएंगे। और इस हादसे पे सियासत भी गर्मा गर्म है। सदर ट्रंप ने बाइडन और डेमोक्रेट्स पर उंगली उठा दी है। वो ये कह रहे हैं कि नाकिस भर्तियां हादसे की वजह बनी। कंट्रोल टावर के फैसले भी मशकूक हैं। क्या ये हादसा रोक था? सवाल उठ गए हैं, मगर जवाब कौन देगा? इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।